नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 19 जुलाई 2023 और आज जो है आपका सीजीएल का एग्ज़ाम था। फर्स्ट शिफ्ट की एग्ज़ाम समाप्त हो गई है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके और इंग्लिश के जो भी वर्ड पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर के आ गया हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ फैक्ट टू फैक्ट इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी दूंगा, जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आप जानते ही होंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए ये वीडियो। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों की एक कमेंट रहती है कि ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो सब दिन बताते हैं भाई जो पीडीएफ है एनालिसिस वाली, अगर खाली आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको कोई भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है एनालिसिस वाले के लिए, है ना। एनालिसिस की जो पीडीएफ आपको फ्री में ही उपलब्ध कराया जाएगा, जिनका टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारा टुडे एग्जाम, है ना। इन टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है भाई? टुडे एग्जाम। जो चैनल का नाम है सेम टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहीं पे आपको ऐड हो जाना है, आपको फ्री में एनालिसिस की पीडीएफ मिलेगी सारी। अब पेड पीडीएफ पे आते हैं तो भाई पेड पीडीएफ कौन सी है? जो हमारी 57 क्लास की जो अभी सीरीज रन कर रही है, आज हमारा 19वां वीडियो होगा 57 क्लास में से, ठीक है। एक तिहाई हमने खत्म करने को आगे भैया आज, है ना। तो ये वाली जो क्लास हो रही है इसकी आपकी जो पीडीएफ मिलेगी एक्स्ट्रा फैक्ट वाली, ये मिलेगी आपको 25 रुपये में। 25 रुपये आप पे करेंगे, व्हाट्सअप नंबर पे आपको ऐड किया जाएगा, वहीं पे पास्ट की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, यानी 17-18 क्लास की रोजाना एक मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, विशेष जानकारी के लिए आप व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। वर्ष 2022 में संतोष ट्रॉफी के विजेता कौन है? तो भैया केरल रहे थे। किसे हरा के? तो पश्चिम बंगाल को जो है पराजित किए थे केरल। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। संतोष ट्रॉफी खेल की बात करेंगे कि किससे संबंधित है, तो संतोष ट्रॉफी खेल जो है ये आपका संबंधित है जी फुटबॉल से। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका संतोष ट्रॉफी की शुरुआत होती है ये 1941 में होती है, और ये जो लेटेस्ट संतोष ट्रॉफी हुआ है ये आपका कैमा एडिशन था। भाई आजकल बहुत ही ट्रेंड चल रहे हैं कि भाई ये खेल का जो है कैमा एडिशन है ना। तो भैया संतोष ट्रॉफी के ये 75वां एडिशन था। आपको ओलंपिक का याद रखना है, जो आगामी ओलंपिक होगी ये 33वीं ओलंपिक होगी पेरिस के अंदर 2024 में, ठीक है। जो पास्ट में ओलंपिक हुआ है टोक्यो के अंदर 2020 वाला 21 में, ये हमारा 32वां ओलंपिक था, ठीक है। रियो डी जेनेरो ब्राजील के अंदर 2016 में जो ओलंपिक हुआ 31वां ओलंपिक था, और लंदन के अंदर जो 2012 में ओलंपिक हुआ ये हमारा 30वां ओलंपिक था। इसके अलावा जो चीन के बीजिंग में 2008 में हुआ था ओलंपिक, ये हमारा 29वां ओलंपिक था। 2004 के एथेंस ओलंपिक ये हमारा 28वां ओलंपिक था। 2000 के सिडनी ओलंपिक ये हमारा 27वां ओलंपिक था। तो मेरे जैसे भी आप भी याद रख सकते हैं, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे याद रहेगा भाई? हर चीज को मैंने एक इवेंट से जोड़ दिया है ताकि मुझे याद रहे। कैसे इवेंट से? 2000 ईस्वी क्या था भाई? कर्णव मल्लेश्वरी प्रथम वेट लिफ्टिंग में पदक जीतने वाली महिला बनी थी, कांस्य पदक। 2004 मेजर राजवर्धन सिंह राठौर रजत जीते थे व्यक्तिगत रूप से। 2008 अभिनव बिंद्रा साहब व्यक्तिगत रूप से गोल्ड जीते थे, ठीक है। रियो डी जेनेरो 8 के बाद 12 में जो है हमारा यहाँ पे कुछ ज्यादा खास नहीं हुआ था। फिर 16 में आते हैं। 16 में इसलिए खास हो गई कि सबसे कम पदक मिले 1992 के बाद, मात्र 2, ठीक है। तो ये भी याद रहे, है ना। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक तो अभी अभी लेटेस्ट है, डाटा तो सबको पता है, तो ऐसे जो है आप भी रिलेट करके रखिए, ध्यान रहेगा। इसके अलावा रणजी ट्रॉफी 2022 के विजेता कौन है भाई? मध्य प्रदेश। मुंबई को 41 टाइम जो विजेता थे उनको हरा दिया मध्य प्रदेश 22 वाले में। थॉमस कप 2022 के विजेता भारत है, उप विजेता कौन रहे थे? इंडोनेशिया, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, उसका नाम क्या है? अब बच्चे बोलेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन मेरे द्वारा पढ़ाए गए प्रैक्टिस सेट से आ रहे हैं। हाँ, सही बोल रहा हूँ। जब मैं एमटीएस का प्रैक्टिस सेट करवा रहा था, किसी एक वीडियो में जो बच्चे हर वीडियो अटेंड किए होंगे तो वो सीधे अभी तुरंत कमेंट कर देंगे जी सर बताए हैं। जो नहीं नए हैं उनको लगेगा तो परीक्षण भी कर सकते हैं भाई। डोनीपोली हवाई अड्डा मैंने बता रखा है ना। डोनीपोली हवाई अड्डा बता रखा है, तो इसे ध्यान रखिएगा, है ना। इसके अलावा ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। नरेंद्र मोदी ने 2023 में गुवाहाटी के अंदर पूर्वोत्तर का पहला एम्स अस्पताल का भी उद्घाटन किया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नरेंद्र मोदी ने 2022 में पंजाब के मोहाली में भाभा कैंसर अस्पताल की भी उद्घाटन किया, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है।
प्रधानमंत्री 2022 में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन किया, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर परियोजना में महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन किया, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखना होगा। इसके अलावा ईगर का सिनोनिम्स पूछा गया है। ईगर क्या होता है भाई? उत्सुक होता है, कोई चीज के लिए एकदम उत्सुक होना, तैयार होना, रेडी होना, मतलब एकदम चुलबुल जैसे रहना कि भाई एकदम, है ना, आएगा तो पकड़ लेंगे। जैसे कैच लेने के लिए लोग कैसे रहता है ईगर, है ना, रिजल्ट देखने के लिए आप कैसे ईगर होते हो। तो इसका सिनोनिम में आपका कीन दिया गया था। कीन का मतलब भी सेम होता है, उत्सुक टाइप से होता है ना। इसका उल्टा करेंगे तो जो आलस होता है ना, वो हो जाएगा आपका लेथर्जी हो जाएगा, मॉर्बिड हो जाएगा। मॉर्बिड भी इसी प्रकार का इसका उल्टा हो जाएगा। मॉर्बिड भी इसका जो है उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, मॉर्बिड, है ना, ध्यान रखेंगे, इसका उल्टा हो जाएगा कीन का, ठीक है। इसका आलस हो जाता है, लेथर्जी हो जाता है, मॉर्बिड हो जाता है, पेल हो जाता है, PALE, है ना, ये भी होता है ना। तो ये सब जो उसका उल्टा हो जाएगा। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार देश में, एक मिनट भैया, अगला जो एक प्रश्न पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार देश में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है। तो ये सीधे सीधे प्रश्न पूछा गया था और कुछ नहीं है भैया। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है सबसे अधिक है। सब दिन बताते हैं भाई जनगणना की क्वेश्चन जो है एग्जामिनर भूल गए हैं, आपको नहीं भूलना है। तो जनगणना पे अगर फुल प्रूफ वीडियो चाहिए तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आपको वीडियो देख लेना है। आपको टोटल जानकारी जनगणना के बारे में मिल जाएगी। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगी, गारंटी है 100% वाली यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा भारत में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य है, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल और पांचवा जो है आंध्र प्रदेश है। देखिए जो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या भी है, ठीक है। और महाराष्ट्र से क्वेश्चन और बनता है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो है अर्बन जनसंख्या है, परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अर्बन जनसंख्या है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, सॉरी, जनसंख्या के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से नहीं, ठीक है। इसके अलावा बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व भी है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो ये तीनों चीज आपने समझ लिया। सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से नहीं, ठीक है। और बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व, देश में सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है। सबसे अधिक लिंगानुपात पर बात करेंगे तो केरल की है, और यूटी में सबसे अधिक लिंगानुपात आपका पुदुचेरी का हो जाएगा। सबसे अधिक लिटरेसी रेट आपका केरल का है, और यूटी में सबसे अधिक लिटरेसी रेट लक्षद्वीप का हो जाएगा। देश में जो डिकैडिकल ग्रोथ रहे थे, दशकीय वृद्धि, ये 17.64 रहा था। और किस सन में दशकीय वृद्धि जो है नकारात्मक घोषित किए गए थे? तो 1911 से 1921 के बीच में जो जनगणना होती है, इसमें आपका दशकीय वृद्धि जो है नकारात्मक रहा था, ठीक है। 2011 में जो आपकी फर्टिलिटी रेट है 2.2 रहा था, लिटरेसी रेट 74.0 रहा था, मेल का लिटरेसी रेट 82.14 रहा था, फीमेल का लिटरेसी रेट 65.46 रहा था। जनगणना 2 चरण में हुई थी। 15वीं जनगणना थी 2011 का, 2021 में जो जनगणना होगा ये 16वीं जनगणना होगा। आजादी के बाद प्रथम जनगणना 1951 में हुआ था। देश में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। देश में लगातार जनगणना 1881 लॉर्ड रिपन के समय से हो रही है। जनगणना के अध्ययन को जनांकिकी या फिर डेमोग्राफी कहा जाता है अंग्रेजी के अंदर, है ना, डेमोग्राफी कहा जाता है। तो ये सभी के सभी जनगणना वाली बात से आपको ध्यान जरूर रखना है, तभी काम बनेगी, ठीक है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपसे पूछ रहा था। वहां पे पॉलिटी के 4 टर्म दिए गए थे, जैसे कथन 1, कथन 2, कथन 3, कथन 4। देखिए ये कथन उल्टा पुल्टा हो सकता है भाई, कि जो 2 में लिखा था वो मैं 1 में लिखा हूं, लेकिन कथन इसी प्रकार के थे कि विधान परिषद में विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, एकदम सही कथन है। और कल के 3rd शिफ्ट में इसी पे क्वेश्चन बना था कि भाई विधान परिषद में सदस्यों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या से ... प्रतिशत अधिक नहीं होनी चाहिए, तो वहां पे 15 आंसर था, ठीक है। तो ये 15 वाली सही है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 500। राज्यसभा में अधिकतम 250। राज्यसभा में सदस्य कार्यकाल 6 वर्षों का। तो भाई बी नंबर सीधे सीधे गलत दिख रहा है, इसीलिए मैं आगे थोड़ा चला कि आपको भी थोड़ा रियलाइज हो। ऐसा नहीं है कि मैं 500 देखा और आगे बढ़ गया भाई, है ना। 500 नहीं होता लोकसभा में 550 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में अपने आप में 250
50 सही है, 238 प्लस 12 जो 12 मनोनयन से, 232 सिलेक्शन से। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का, और अपने आप में राज्यसभा का कार्यकाल परमानेंट होता है, राज्यसभा की कभी विघटन संभव नहीं होती है। लोकसभा की जनरली कार्यकाल 5 वर्षों का, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्षों का। लोकसभा में एंट्री के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष, राज्यसभा में एंट्री के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष, है ना। विधान परिषद में एंट्री के लिए जो है आपका 30 वर्ष, विधानसभा में एंट्री के लिए 25 वर्ष। तो ये सब ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? भाई गरीबी सूचकांक नीति आयोग जारी करते हैं। कितने दिन बताऊं? नीति आयोग जारी करते हैं। इनके जो टास्क फोर्स है इनकी मदद ली जाती है। साथ ही साथ इस कामों में कौन मदद करता है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण इनके लिए डाटा तैयार करता है, ठीक है। तो दोनों के मदद से होती है। तो डिपेंड करता है कि नीति आयोग ऑप्शन में था क्या, या फिर नीति आयोग नहीं था तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण थे क्या, है ना। तो दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। इसके अलावा विश्व स्तर पे बहुआयामी जो पूरे दुनिया की गरीबी का आकलन करने के लिए जो बैठा है, ये हमारा यूएनओ बैठा है। इनके एक भाग यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके फुल फॉर्म भी 2 करोड़ बार एग्जाम में आ चुके हैं, यूएनडीपी का, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इमाद शाही वंश के संस्थापक कौन है? अब देखिए इस क्वेश्चन कल से जो है ये आपके लगभग 4 शिफ्ट में कल एग्जाम हुआ, आज 5वां शिफ्ट भी हो गए। तो पहले दिन को अगर छोड़ दिया जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपसे पूछ रहा है। जैसे मलिक अंबर कौन थे? भाई मलिक अंबर कोई आम आदमी थोड़ी रोड पर चलता फिरता था कि पूछ लिया आपसे, वो भी कोई शासक था, है ना। कल अमर सिंह के बारे में पूछ लिया, है ना। कोई फला वंश के बारे में पूछ लिया। मैंने एक चांद बीबी वाला बताया है, जरूर ध्यान रखिएगा। चांद बीबी वाला क्वेश्चन आएगा भाई, है ना। चांद बीबी ये अहमदपुर और बीजापुर और अहमदनगर, माफ कीजिएगा, बीजापुर और अहमदनगर ये दोनों जगह शासन की थी चांद बीबी, ठीक है, अलग अलग टाइम में। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि चांद बीबी ने शासन किया, ऑप्शन में अहमदनगर, बीजापुर, एगो रहेगा ये ऊपर उपयुक्त दोनों, एगो रहेगा इनमें से कोई नहीं, तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा आंसर। तो इमाद शाही वंश की जो शासन था ये आपका बरार में था। ऑप्शन में अहमदाबाद भी दिया गया था, जैसे बच्चे ने बताया, अहमदाबाद दिया गया था, जैसे कि बच्चे ने बताया, है ना। तो भाई अहमदाबाद नहीं, इसके बरार आंसर होंगे। इमाद शाही वंश के जो मतलब शासन व्यवस्था रही ये आपके कहां पे रहे? बरार के अंदर रहे। देखिए एक बीदर जगह का भी नाम है और एक बरार जगह के भी नाम है। और हरप्रीत बरार जो है आपके बॉलर भी हैं, किंग्स इलेवन पंजाब में खेलते हैं, मतलब सरदार जी, है ना। तो इमाद शाही वंश के संस्थापक फतेह उल्ला शाह है। फतेह उल्ला इमाद शाह है। कौन है? फतेह उल्ला इमाद शाह है आपका, है ना। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है उमेश प्रजापति जी हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे जो है सेंड किए हैं। उमेश प्रजापति जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो है क्वेश्चन सेंड करने के लिए। इसके अलावा एक आपका बहमनी साम्राज्य पूछता है कि भाई इनके संस्थापक कौन थे? तो बहमनी वंश के संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह या हसन गंगू था। देखिए बहमनी साम्राज्य का जब विघटन होता है तभी इमाद शाही वंश की जो है स्थापना होती है। 1490 में निजाम शाही राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो भाई अहमद बहरी थे। अहमद बहरी थे आपका निजाम शाही राजवंश के संस्थापक। कुतुब शाही राजवंश के संस्थापक कौन थे? 1518 में कुली कुतुब शाह। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक आपका पूछा जाता है कि भाई ये अभी में कि बीदर शाही राजवंश की स्थापना कौन के थे? बीदर में तो ये अली बारिद ने किया था। बारिद शाही हो गई, ठीक है। बारिद शाही की स्थापना कौन किए थे? तो अली बीदर ने किए थे। कहां पे? आपका बीदर में ही किए, बीदर में किए थे अली बारिद। देखिए नाम भी कितना खतरनाक मैच करता है कि जगह और आदमी के नाम में फर्क नहीं पता चल रहा है। देखिए ये है बारिद, ये क्या है? बारिद शाही राजवंश की स्थापना बीदर में हुआ था, बीदर, है ना। और कौन किए थे? अली बारिद। अब जाके क्लियर हो गया होगा। एक आपसे पूछा गया है कि कोई एक कैरेक्टर दे दिया गया, आपसे पूछते हैं कि किस डांस से संबंधित है। लड़के ने जैसा लिखा है ये आपका उमेश प्रजापति साहब, कमालिनी मालिनी। भैया इस प्रकार के तो कोई नहीं है। हेमा मालिनी है भी भाई, हेमा मालिनी को सभी जानते हैं, धर्मेंद्र साहब की पत्नी है ना, और फिल्म अभिनेत्री भी है। तो ये इनका पूछेगा तो सही है, लेकिन ये कमालिनी मालिनी कोई नहीं। हाँ एक कमला रानी जरूर है। कमला रानी भी एक नृत्यांगना है, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश की नृत्यांगना है, वहां के स्थानीय नृत्य से संबंधित है, ठीक है। तो पता कीजिएगा कि ये क्या था क्वेश्चन, मुझे एक्चुअल वाला भेजिएगा। इसके अलावा निम्न
निम्नलिखित में से मिलान करने के लिए पूछा गया था। स्तनपायी, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एनालिडा, इस प्रकार से संघ या फाइलम का नाम दे दिया गया था। आपसे नीचे मिलान करना था। देखो ब्लू व्हेल था तो ब्लू व्हेल स्तनपायी में चला जाएगा, घोंघा मोलस्का में, तितली आर्थ्रोपोडा में और जोंक एनालिडा में। मैं अपने मन से उदाहरण लिखा हूं, उदाहरण अलग भी हो सकते हैं, लेकिन ये फाइलम का नाम था। ठीक है, मोलस्का के कुछ उदाहरण जैसे एक्टोपस, अष्टबाहु कहते हैं इसे हिंदी में। ठीक है, हिंदी में जो है इसे अष्टबाहु कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप अष्टपाद भी देख रहे होंगे, तो इसका मतलब ये जो है ऑक्टोपस ही नहीं समझ लेना। अष्टपाद मतलब जो कीड़ा मकोड़ा होते हैं जिनके 8 पैर होते हैं उसे अष्टपाद कहा गया। और जो आपका ऑक्टोपस है उसके 8 भुजा होते हैं ऐसा माना जाता है, इसलिए उसे अष्टबाहु कहा गया है। देखिए एक शतपद भी यहाँ लिखा है आपके, किस श्रेणी में आ जाएगा ये सब आर्थ्रोपोडा में आ जाएगा। ठीक है, मोलस्का ऊपर वाली लाइन है, समुद्री फैनी, शंख, नेरेटिना, एम्बलोन, ऑक्टोपस, ये सब मोलस्का में। घोंघा, सीपी, डोका, है ना, घंघौरी, गांव घर में घंघौरी बोलते हैं हम लोग इनको, छोटा छोटा घोंघा रहता छोटा छोटा, है ना, घंघौरी बोलते हैं, है ना। तो ये सब जो है आपके मोलस्का में आ जाएंगे। मैंने मोलस्का का उदाहरण बताया था कि जिसके ऊपर कवच नुमा खोल लगा रहे, खोल के अंदर रहे, तो इसे मोलस्का कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा तितली, जो भी कीट पतंग, मकड़ी, मच्छर, जो भी आपका हो जाएगा, ये सभी किसी में आता है आर्थ्रोपोडा में। ठीक है, तो यहाँ पे बिच्छू भी आर्थ्रोपोडा में है। शतपद को देखे होंगे आप लोग, जरूर देखे होंगे भैया शतपद को। ठीक है, धान की खेती का समय है ना, अभी बहुत निकलता होगा और गर्मी में भी निकलता है। इस प्रकार से इसे हम गांव घर में गोजर कहते हैं, गोजर। और ये कान में जाने के लिए एकदम आतुर रहता है, जैसे सोए रहेंगे ना आप नीचे में, काने में घुस जाएगा ये, है ना। पतरका वाला, एगो मोटका वाला होता है ना। तो मोटा वाला ज्यादा लाल कलर का होता है, पतला वाला थोड़ा कम कलर का होता है, तो उसे गोजर कहते हैं। पतला वाले को कान में घुस जाता है, इसलिए बच्चे लोगों को नीचे नहीं सुलाना चाहिए गांव घर में, है ना। इसके अलावा वर्ष 2022 में नामीबिया से कुल कितने चीते को लाए गए थे और कूनो नेशनल पार्क में जो है संरक्षण के लिए रखा गया था, तो 8 को लाया गया था प्रथम स्टेज में। ठीक है, कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी दादा? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। ठीक है, 1973 में। इसके अलावा 19 जुलाई को विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं, माफ कीजिएगा 29 जुलाई को। और 29 अगस्त को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। किनके जन्मदिन पे? मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे। विश्व खेल दिवस भैया 6 अप्रैल के दिन जो है विश्व खेल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। मैंने बताया था मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हो गए, मतलब नेशनल पार्क हो गए, तो 12, जो देश में सर्वाधिक है किसी राज्य में। ठीक है, इसके अलावा मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो 4 के में है। सब दिन ये सीट से आपको दर्शन कराता हूं, अब तक तो आप पुराने हो गए होंगे। मौलिक कर्तव्य जो है 1976 में ऐड किया गया था। आपका जो है कौन सा संवैधानिक संशोधन था? तो 42वां संविधान संशोधन। कौन सी समिति थी? तो स्वर्ण सिंह समिति। कितने प्रकार के जोड़े गए थे? 10 प्रकार के। कहाँ रखे गए थे? भाग 4 के ए में। कौन से आर्टिकल में? 51 के ए में। फिर अभी 11 मौलिक कर्तव्य क्यों है? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में। शिक्षा वाला एक मौलिक कर्तव्य बढ़ गया, तो 10 से बढ़ के हो गया 11। मौलिक कर्तव्य कहाँ के से लिया गया? भाई रूस के संविधान से लिया गया है। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। आपके सामने 11वां मौलिक कर्तव्य का ब्यौरा है, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। आर्टिकल 51 के ए, इसमें क्या है? हमारे देश के संविधान, आदर्श वाक्य, राष्ट्रगान इत्यादि को जो है आपका जो है आदर्श के वाक्यों का पालन करना। 51 के 1 के बी में है कि उन महान तत्वों को संजोना जिन्होंने हमें देश आजादी या देश भावना या की जो है जागृत किया, अंदर इंटरनली मतलब प्रेरित किया हो, उन्हें जो है संजो के रखना। आर्टिकल 51 के 1 के सी में क्या? अखंडता, संप्रभुता, इन सब की रक्षा करना, है ना। तो ये सब जरूर देख लीजिएगा, ये सीट आपके पास पहले से ही पड़ा है, कोई नई बात नहीं है। इसके अलावा पंडित बिरजू महाराज को कौन सा अवार्ड दिया गया? भाई पंडित बिरजू महाराज को जो है ना 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इसके बाद पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने से संबंधित है, जो कथक नृत्य के प्रमुख नर्तक थे, है ना। पंडित बिरजू महाराज का ओरिजिनल नाम ब्रिजमोहन मिश्रा था, तो ये ब्रिजभूषण मिश्रा है ना, ब्रिजमोहन मिश्रा, राइट। इसके अलावा पंडित बिरजू महाराज क्या थे? नर्तक थे। भारत में पहले ग्रैमी अवार्ड किसने जीते? तो पंडित रविशंकर साहब। क्या बजाते थे? सितार बजाते थे। और सेकंड भारत रत्न के विजेता भी पंडित रविशंकर साहब ही हैं। 1999 में पहला भारत रत्न दिया गया था एम सुब्बा लक्ष्मी को संगीत के क्षेत्र में। 1990
कितने में? तो बताइए जरा, 1998 में। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। फिर से आपसे पूछा गया इंडिका के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज, इसके बारे में कुछ कहना ही नहीं है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, जो कौन थे? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके सहयोग से? चाणक्य के सहयोग से। किसे हरा के? धनानंद को हरा के। धनानंद किस वंश के शासक? तो नंद वंश के। नंद वंश के प्रथम शासक कौन? महापदम नंद, है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा डिवाइड का सिनोनिम आया भाई। डिवाइड मतलब क्या होता है? बांटना, बांटना होता है। तो इसका डिवाइड का मतलब कट भी हो सकता है ना। डिवाइड का मतलब अलग अलग करने से होता है, तो सेपरेट भी हो सकता है ना। सेपरेट, सेपरेट भी हो सकता है, सेपारेट, है ना। तो इस प्रकार से जो है इनके जो भी मिलते जुलते वर्ड रहेंगे आपका आंसर हो जाता। किस तबला वादक को कुछ कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन आया है, तो ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है। ठीक है, इसके अलावा मोपला विद्रोह से या बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ, इस प्रकार से क्वेश्चन आया है, लेकिन क्वेश्चन क्लियर नहीं है। मैं झूठ नहीं बताऊंगा भाई कि यही पूछा गया था, इसीलिए मैं जो डॉटफुल है उसको डॉटफुल ही रखा हूं, ताकि आपके पास अगर पूरा क्वेश्चन हो तो आप मुझे पोस्ट करें कि मोपला विद्रोह जो है ये आपका आपका कहाँ पे हुआ था, तो ये केरला के अंदर हुआ था। तो बंगाल विद्रोह से अगर पूछा गया होगा तो मोपला आंसर नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, एग्जाम की प्रेशर रहते हैं, तो दोनों बता दिया हो, ऑप्शन में मोपला दिया हो, ऊपर पूछा हो कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंगाल में हुआ है, हो सकता है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों मिलेंगे हम अगले शिफ्ट वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।